दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी अरेंज्ड मैरिज पार्ट 4। इस कहानी के पिछले 3 हिस्सों में आपने सुना फरहा से एक तरफा प्यार में ठुकराए जाने के बाद रत्नेश गुस्से में छोटे से कस्बे में रहने वाली भावना से शादी कर लेता है। भावना रत्नेश की अर्बन लाइफस्टाइल में फिट नहीं हो पा रही। रत्नेश आखिरकार उससे अलग होने का फैसला कर लेता है, लेकिन इस बीच जब रत्नेश को पैसों की जरूरत पड़ती है तो भावना उसे पैसे ऑफर करती है, ये जानते हुए भी कि कुछ दिन बाद वो अलग हो जाएंगे। रत्नेश पैसे लेने से मना तो कर देता है, लेकिन इस तरह वो भावना को पहली बार बहुत करीब से देखता है। क्या मोड़ लेगी ये कहानी, जानने के लिए सुनते हैं कहानी का चौथा और आखिरी हिस्सा अरेंज्ड मैरिज पार्ट 4। मेट्रो स्टेशन की पीली रेखा पर सटकर खड़े हुए जब प्लेटफॉर्म पर तेज रफ्तार ट्रेन आती है तो लगता है जैसे छू कर निकल गई हो। कभी हाथ देखिएगा, रोए खड़े हो जाते हैं, पोर उभर आते हैं। ऐसा ही जिंदगी में भी होता है। कुछ हालात किसी अजनबी घड़ी में हमें यूं छू कर निकल जाते हैं कि हम पूरी जिंदगी उनको किसी सबक की तरह याद रखते हैं। रत्नेश की जिंदगी में भी वो लम्हा ऐसा ही था। वो भावना को जो समझ रहा था, भावना वो नहीं थी। वो एक खुददार, नेक दिल और आत्मनिर्भर लड़की थी। लेकिन घड़ी की सुइयां जैसे जैसे परेड कर रही थीं, रत्नेश अपने सपने से दूर हो रहा था। उदासी उसे घेरती जा रही थी। घर की बालकनी पर खड़े खड़े वो तमाम दोस्तों को फोन कर चुका था और कुछ रिश्तेदारों से भी मदद मांग चुका था, लेकिन हर जगह से नाउम्मीदी ही हाथ लगी थी। बालकनी में खड़े होकर जब वो नीचे आंगन में देखता तो उसे भावना उसकी मम्मी के साथ दरी पर बैठी कढ़ाई करते हुए दिखाई देती। पापा कुछ दूर पर कुर्सी डालकर अखबार पढ़ते हुए उन लोगों को देख रहे होते। कितने खुश थे वो भावना से। रत्नेश मंजर देख ही रहा था कि उसका मोबाइल बजने लगा। विपिन का फोन था। हेलो, हाँ विपिन भाई, उसने डरती डरती आवाज में कहा। दूसरी तरफ से आ रही आवाज में विपिन ने कह दिया था कि अगर शाम तक पैसे उसे नहीं मिले तो प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा टाइम। सुनो, हेलो हेलो कहते हुए रत्नेश की आंखें नम हो गई थीं। उसने फोन जेब में रखा और जैसे ही पलटा तो पापा खड़े थे। जी पापा, मैं नीचे आ ही रहा था, उसने आंखें छुपाते हुए कहा। पापा उसके करीब आए और बोले, इतने बड़े तो नहीं हुए कि सब कुछ छिपा लो। रत्नेश ने सर झुका लिया। मानता हूं मेरे पास पैसे नहीं है, ये तुम जानते हो, पापा ने कहा, लेकिन अपने बाप को इतना गया गुजरा भी मत समझो कि मैं तुम्हारे लिए कहीं से इंतजाम नहीं कर सकता। कहते तो एक बार। उन्होंने एक सफेद कागज का टुकड़ा उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो। रत्नेश ने देखा तो वो हैरान रह गया। वो 2 लाख का चेक था। पापा मुस्कुरा रहे थे। जाओ, सपने देखो तो पूरा करने के लिए जी जान लगा दो, और ये आंसू मत बहाओ यार, उन्होंने कहा तो रत्नेश पापा के गले से लग गया। कितने सालों बाद वो पापा की छाती का स्पर्श महसूस कर रहा था। आखिरी बार ऐसे 10वीं में 3 नंबर कम आने से फेल होने पर रोया था। हम बड़े हो जाने पर पापा से गले लगने में झिझकते क्यों हैं पता नहीं। छातियों का वो स्पर्श रत्नेश की जिंदगी का सबसे नरम लम्हा था। हाँ तो ऐसा कर लो ना, ये लिंक लॉगिन पेज पे रहेगा। नहीं, ये लिंक ऐसे नहीं चाहिए, यहाँ पे यूजर इन्फो आएगी। काम फिर शुरू हो गया था। कॉल सेंटर से लौटने के बाद रत्नेश बारामदे में लगे हुए कमरे में अपने पार्टनर्स के साथ वीडियो कॉलिंग ऐप पर डिस्कशन करता था। एक मोबाइल ऐप जिसके जरिए अजनबी लोग आपस में जुड़ सकें, बात कर सकें, दोस्त बन सकें। कितना अजीब है ना ये दौर कि हम मोबाइल की खिड़की से दूर दुनिया में बैठे लोगों के बारे में जानने समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन दीवार के उस तरफ बैठे किसी अपने से दूर हो जाते हैं, जैसे आहिस्ता आहिस्ता रत्नेश भावना से हो रहा था। अरे यार, चाय तो पिला दो, एक शाम साथ बैठे दोस्तों में से किसी ने कहा तो रत्नेश हाँ लाता हूं कह के कमरे से निकला और भावना को आवाज देते देते रुक गया। फिर खुद ही रसोई में जाने लगा। लीजिए। रसोई में पहले से ही खड़ी भावना ने ट्रे उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। रत्नेश शर्मिंदा सा हुआ, लेकिन फिर ट्रे पकड़कर थैंक्स कहकर चला गया। वापस आकर दोस्तों के साथ बैठते हुए न जाने उसके जहन में क्या क्या चल रहा था। भावना बुरी नहीं है, बस अलग है।
उसे फरहा की वो बात याद आ रही थी जब उसने कहा था कि रिश्ते को वक्त दोगे तब एक दूसरे को समझ पाओगे। वाकई वक्त गुजरते हुए वो भावना को नई नजर से देख रहा था। बस बस बस, इतनी सेवा मत करो वरना आदत खराब हो जाएगी, माँ खुश होकर कहती जब भावना उनके खुले बालों में तेल लगा रही होती थी। रत्नेश ये देखकर अनदेखा कर देता था, लेकिन इस दौरान वो भावना के बारे में जितना भी जान रहा था उतना उससे पहले नहीं समझा था। उसे धीरे धीरे पता चला था कि भावना की पृष्ठभूमि जो भी हो, लेकिन उसने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, खुददारी से अपनी जिंदगी जी। वो मेहनत कश है और हमदर्द भी, और तभी तो एक ऐसे आदमी के हाथ में अपनी सारी कमाई सौंपने को तैयार हो रही थी जो उसे जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द देने वाला था। बहू, खाना लगा दो भाई। औरत ने शायद तुम भी। रात का खाना लगाते वक्त जब वो मेज पे बैठे लोगों के सामने प्लेट रखती तो रत्नेश उसे गौर से देखता था। उसका घर के प्रति समर्पण, बुजुर्गों के लिए प्यार, सलाहियतें, खूबियां, सब कुछ। हाँ, वो नहीं थी बड़े शहर की लड़कियों जैसी, वो जिनमें से बहुतों को बुजुर्गों की सेवा करके उनके दिल में जगह बनाना धोखा लगता है। वो करती थी सबकी फिक्र, आदत थी उसको। सोफे पर सोने के पहले वो बिस्तर पर रत्नेश की दवा रखना नहीं भूलती थी। पापा के पैर दबाना, मम्मी के बालों में तेल लगाना, उसे सब याद रहता था। तो क्या हुआ कि उसे नहीं पता होता था कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। वो ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना नहीं जानती थी, अंग्रेजी नहीं बोल पाती थी। उसे नहीं आता था कि मेट्रो स्टेशन पर लगी कियोस्क मशीन पर कार्ड कैसे रिचार्ज करते हैं। अंग्रेजी वेब सीरीज के बजाय वो पुराने हिंदी गाने देखती थी। लेकिन ये सब तो इसलिए था क्योंकि वो जिस पृष्ठभूमि से आई थी वहां उसे ये सब देखने का मौका नहीं मिला था, और वो तो सीख भी सकती थी ये, लेकिन ईमानदारी और जज्बात, ये खूबियां सीखी नहीं जा सकती। रत्नेश को ये बात अब आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगी थी। उसे ये भी याद आ रहा था कि फरहा ने एक बार उसे समझाते हुए कहा था, रत्नेश, ये म्यूचुअल फंड्स भी ना रिश्तों की तरह होते हैं। इन्हें वक्त देना पड़ता है, सहेजना पड़ता है, समझना पड़ता है। रिश्तों की खुशबू तभी तो महसूस होती है जब हम उन्हें वक्त देते हैं, पहचानने लगते हैं। वाकई रिश्तों के बारे में जो उसने कहा था वो गलत नहीं कहा था। एक हफ्ता और बीत गया था। इधर भावना के मन में भी गम उमड़ने लगे थे। वो गौर से देखती थी वो सब जो उसे छोड़कर जाना था। वो आंगन जहां वो हर सुबह पौधों को पानी देती थी, वो रसोई जहां जाने कितनी शामें उसने अकेले सिसकते हुए रोटियां बेली थीं, वो सीढ़ियां जिनसे वो दिन में 20 बार उतरती चढ़ती थी, उस मकान को देखती थी जहां वो पहली बार आई थी तो सोचा था कि यही उसका घर है। और पापा और मम्मी को भी। वो साड़ी के पल्लू से आंसू चुपचाप पोंछ देती थी। अरे ये फंदे उल्टे डाल दिए तुमने बेटी, साथ बैठी माँ ने उस दोपहर कहा तो भावना झेंप गई। कढ़ाई करते वक्त न जाने किन उदास ख्यालों में गुम हो गई थी वो। कोई चाहे या ना चाहे, कितने ही खामोश लम्हे थे जो चार दीवारों के बीच रोजाना भावना और रत्नेश को आमने सामने खड़ा कर देते थे, जब वो एक दूसरे की आंखें पढ़ने को मजबूर हो जाते थे। रत्नेश की मोबाइल ऐप लाइव होने की खुशी में जब वो माँ पापा के लिए मिठाई लेकर आया तो माँ के अरे भाई भावना को भी खिलाओ कहने पर झिझकते हुए उसने अपने हाथों से बर्फी का टुकड़ा भावना के होठों की तरफ बढ़ाया, जिसे थाम लिया था भावना ने। दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है, कृपया मेट्रो से उतरने वाले यात्रियों को पहले जगह दें। फैसले का दिन आ गया था। मामा जी उस दिन अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहे थे। मम्मी के कहने पर रत्नेश भावना को लेकर अस्पताल जा रहा था। दोनों के बीच अब भी वो खामोशी थी। मैं लेडीज डिब्बे में जाती हूँ, ट्रेन आने पर भावना ने कहा तो रत्नेश ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं कोई बात नहीं, यहीं आ जाओ, खाली है। कितना खास था ये स्पर्श, कितना अलग। दोनों एक सीट पर एहतियात से बैठ गए थे। दोनों के जहन शोर कर रहे थे। तभी रत्नेश का मोबाइल बजा। जी पापा, उसने कहा। अरे बेटा, तुम्हारी ये ऐप डाउनलोड कर रहा था, ये बताओ ये लॉगिन क्या होता है। वो मुस्कुराया और इत्मीनान से पापा को समझाने लगा। उसे गौर से सुनते सुनते अचानक पापा ने कहा, तुम्हारी आवाज़ में ये खनक बहुत दिन बाद महसूस कर रहा हूँ बेटा, ऐसे ही खुश रहो। रत्नेश मुस्कुराया और बोला, थैंक यू पापा।
आपका आशीर्वाद न होता तो ये सब। वो कुछ देर तक खामोश रहे, फिर बोले, आशीर्वाद मेरा नहीं बेटा, उसका है जो तुम्हारे बगल में बैठी है। वो ऐन वक्त पे मदद ना करती तो ये मुमकिन नहीं था। रत्नेश की रगों में खून अचानक जम गया। क्या क्या कहा आपने? मतलब? पापा ने उसे बताया कि जो पैसे उन्होंने दिए थे वो भावना ने उनको दिए थे, और ये कहा था कि कभी मत बताइएगा कि पैसे उसके हैं। लेकिन भावुक होकर पापा सब कह गए। मेट्रो ट्रेन पूरी रफ्तार से दौड़ती चली जा रही थी और उससे भी तेज रत्नेश की धड़कनें दौड़ रही थीं। उसने भावना की तरफ देखा तो वो शीशे की खिड़की से बाहर गुजरती इमारतों को मासूमियत से देख रही थी, खामोश नदी के ठहरे पानी की तरह। इसलिए नहीं क्योंकि उसने पैसे दिए थे, बल्कि इसलिए क्योंकि बिना किसी को बताए किसी की मदद करने का जज्बा हर किसी में नहीं होता। वो एकटक देख रहा था भावना का खूबसूरत चेहरा, उसकी गिरी हुई लटें, उसके होठों के नीचे का तिल, उसकी कांपती पलकें। कितना पाक लग रहा था उसका चेहरा। न किसी के लिए कपट, न कोई हड़बड़ाहट, सिर्फ ईमानदारी, खुददारी और मोहब्बत। रत्नेश की तरफ उसने देखा तो रत्नेश ने नजरें झुका लीं। क्या हुआ? उसने पूछा। नहीं, कुछ नहीं, रत्नेश ने कहा। पापा क्या कह रहे थे? वो ऐप के बारे में पूछ रहे थे, रत्नेश ने मुस्कुरा कर कहा। लेकिन भावना मेट्रो की बड़े शीशे वाली खिड़की से दूर तक फैला आसमान देखने लगी। रत्नेश उस पल उसे देखते हुए सोच रहा था कि क्या फर्क है उसके और भावना के बीच। शायद सिर्फ ये कि भावना उसके जैसी स्मार्ट, तेज और बड़े शहर की हाँफती हुई रवायतें नहीं जानती, लेकिन वो ये सब सीख सकती थी। मगर वो सब जो भावना के पास था, उसे सीखने में रत्नेश को पूरी जिंदगी लग जानी थी। ये लो। रत्नेश ने मुस्कुराकर उसकी तरफ मोबाइल बढ़ाया और स्क्रीन पर इशारा करते हुए बोला, देखो ये है ना, इसे टैप करो। भावना सकपकाई। अरे क्यों? उसने घबराते हुए कहा। अरे करो तो। भावना ने वैसा ही किया, फिर बोली, अरे ये तो वो है, इससे कैब बुक करते हैं ना। रत्नेश ने उसके हाथ पर हाथ रखा और मुस्कुरा कर कहा, हाँ वही है, हम वापसी मेट्रो से नहीं कैब से करेंगे, और इस बार कैब तुम बुक करोगी। जमीन से कई फीट ऊपर दौड़ती मेट्रो अपनी रफ्तार में भागती चली जा रही थी। रत्नेश और भावना की बरसती आंखें एक दूसरे को गौर से देख रही थीं। वो नजर नई थी, वो रिश्ता नया था, और मेट्रो की खिड़की के बाहर फैली वो दोपहर भी नई नई लग रही थी। बस इतनी सी थी ये कहानी। और YouTube पर हमारा ऑफिशियल चैनल है इसी नाम से। YouTube पर जाइए और सर्च करिए। दोस्तों अभी चलता हूं, इस कहानी का अगला हिस्सा लेकर जल्द मिलूंगा फिर।